नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो की शुरुआत में हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। भारत की फुटबॉल टीम का कप्तान कौन है? हमें मत बताइए, अपने मन में जवाब दीजिए। चीटिंग नहीं, गूगल नहीं, बस अगर आपको याद हो तो बताना है। समय समाप्त। वो लोग खुशी मना सकते हैं जिन्होंने जवाब दिया सुनील छेत्री। हो सकता है कुछ लोगों के मन में बाईचुंग भूटिया का भी नाम आया हो, लेकिन अब वो हो गए हैं रिटायर। सुनील छेत्री, बाईचुंग भूटिया, ये वो नाम हैं जिनसे कुछ लोग परिचित तो हैं। बाकी भारतीय फुटबॉलर्स के हम नाम भी नहीं जानते, क्योंकि भारत ने इस खेल को कभी गंभीरता से लिया नहीं। हम पूरी विनम्रता के साथ इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस बुलेटिन की तैयारी तक हमें भी उस सवाल का जवाब नहीं मालूम था जो हमने आपसे अभी भी पूछा, और यही समस्या है कि भारतीय फुटबॉल कहाँ है, किस हाल में है, हम न जानते हैं, ना हमें परवाह है। शायद यही वजह है कि अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुए फीफा वर्ल्ड कप में हम विजेता से किसी तरह का कोई संबंध खोज लेना चाहते हैं। असम के बारपेटा से कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक को ले लीजिए। आज सुबह सुबह उन्होंने मेसी को तहे दिल से बधाई दी, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही उनके असम से रिश्ते पर गर्व का अनुभव भी कर लिया। जब लोगों ने पूछा कि मेसी का असम से रिश्ता है क्या, तो सांसद जी ने कहा कि मेसी असम में पैदा हुए थे। जब सांसद को मालूम चला कि उनसे गलती हो गई, तब उन्होंने ट्वीट को डिलीट किया, लेकिन तब तक जनता ने मेसी को असमिया गमछा पहनाकर मीम बना दिए थे। लौटते हैं भारत और फुटबॉल पर। इस तर्क में कोई खास दम है नहीं कि भारत की आबादी 140 करोड़ है तो उसे ऑस्कर भी जीतना चाहिए, कान भी जीतना चाहिए, ओलंपिक भी जीतना चाहिए और फीफा भी जीतना चाहिए। एक देश खेल या कला की हर विधा में अव्वल नहीं हो सकता, लेकिन क्या सिर्फ इतने भर से भारत में फुटबॉल की संभावनाओं को खारिज किया जा सकता है? खेल प्रशासन की खामियों पर पर्दा डाला जा सकता है? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे आज दिन की बड़ी खबर में। सुर्खियां भी होंगी, लेकिन पहले ये पूछेंगे कि जिस देश में गेंद और पाले की बात किए बिना ना राजनीति होती है, ना खबर ही लिखी जाती है, वहां फुटबॉल का ये हाल ऐसा है तो क्यों है? केरल से पूरी रात जश्न की तस्वीरें आई। गोवा पूरी रात झूमता रहा। नॉर्थ ईस्ट में भी खुशी के मारे नृत्य हो रहा था। क्या दिल्ली, क्या मुंबई, क्या चेन्नई और क्या कोलकाता, हर जगह से उल्लास में उछलते लोग देखे गए। फीफा वर्ल्ड कप के बुखार ने पूरे इंडिया को जकड़ लिया। व्हाट्सएप पर अपने जानने वालों के आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। एक ही चेहरा आपको हो सकता है नजर आए, लियोनेल मेसी का। अर्जेंटीना की जीत पर पूरा हिंदुस्तान हर्ष में डूबा है, मानो जैसे हमने 1983, 2007 या 11 को दोहरा दिया हो। ना तो हमारे देश की टीम फीफा वर्ल्ड कप खेल रही थी, ना ही कोई भारतीय मूल का खिलाड़ी अर्जेंटीना की टीम का हिस्सा था, लेकिन खुश होने की अगर कोई वजह मिल जाती हो तो उसमें मीन मेक नहीं निकालना चाहिए। फिर फुटबॉल को चाहने वालों के लिए खेल भर तो है नहीं, एक इमोशन है, और यही इमोशन हिंदुस्तान के हर कोने कोने में दिखा। अच्छी बात है। मैच के बाद दी ललन टॉप के बहुत सारे दर्शकों ने यह पूछा कि इंडिया की टीम वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेलती, वर्ल्ड कप में हम कब तिरंगे को लहराते हुए देखेंगे। हमें लगा कि इस पर बात करनी जरूरी है। भारत वर्ल्ड कप कब खेलेगा फुटबॉल का? भारत ने कोई मेसी कब पैदा किया या वो कब कर सकता है? इन सारे सवालों के जज्बातों से जो तूफान खड़ा हुआ है, उनके बीच हम इस बात को टटोलना चाहते हैं कि हमारे यहाँ के सिस्टम में क्या खामियां रही, हमारे खेल प्रशासन में, हमारी सरकार में, जिनके चलते भारतीय टीम बड़े मंचों पर नहीं पहुंच पाती। हमारे पास टीम है, इंडियन फुटबॉल की टीम है, बिल्कुल, मेंस फुटबॉल टीम है, वुमेन्स फुटबॉल टीम है, लेकिन वो बड़े मंचों पर हमें नजर नहीं आती। अब ये जो समय चल रहा है, ये इतिहास की खुदाई का ज़माना है। तो चलिए पहले भारतीय फुटबॉल के इतिहास को ही खंगाल लेते हैं, जिस काम में हमारी मदद की है ललन टॉप स्पोर्ट्स के हमारे साथी पुनीत ने। आपने शायद ऐसा सुना होगा कि इंडिया को 1950 में फीफा वर्ल्ड कप खेलने के लिए न्योता दिया गया था, पर भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। इसकी वजह यह थी कि इंडिया में वर्ल्ड कप से बड़ा ओलंपिक्स को माना जाता था। सो टीम ने ओलंपिक खेला। 1952 ओलंपिक्स में टीम इंडिया को प्रिलिमिनरी राउंड में ही युगोस्लाविया ने 10-1 से हराकर बाहर कर दिया था तब। हालांकि यहाँ सब खत्म नहीं हुआ। 1962 के एशियन गेम्स में हमारे देश ने गोल्ड मेडल जीता। फाइनल में इंडिया ने साउथ कोरिया को 2-1 से हराया। इसके 2 साल बाद इंडिया ने AFC एशियन कप में दूसरे स्थान पर अपना मुकाम हासिल किया। उस दौर को इंडियन फुटबॉल के गोल्डन पीरियड के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि उसके बाद ओलंपिक्स तो छोड़िए, टीम अगर एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर जाए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। भारत ने 2019 में भी एशियन कप के लिए क्वालिफाई किया था और 2023 में कतर में होने वाले एशियन कप में भी टीम हिस्सा लेने वाली है। स्थिति बेहतर हो रही है, पर उतनी भी नहीं कि भारत वर्ल्ड कप खेल जाए। हमारे यहाँ आज अलग अलग तरीके से सवाल पूछा जा रहा है कि मेसी या केलन एम्बाप्पे हमारे यहाँ पैदा क्यों नहीं होते।
इस सवाल पर विचार करने के लिए हमें इनकी कहानियों को समझना होगा। हम आपको अपनी ओर से लियोनेल मेसी के मेसी बनने की कहानी बता रहे हैं, क्योंकि इसी कहानी में आपको भारतीय फुटबॉल के हाल से जुड़े सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। बाकी हम आपको बताएंगे। आज की तारीख में जो फुटबॉल के बारे में नहीं भी जानते या मैचेस नहीं देखते, उनकी ज़बान पर भी जाने अनजाने कभी न कभी मेसी का नाम आ चुका होता है। फ्रांस के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से जीतकर अर्जेंटीना ने अपने कप्तान मेसी को वर्ल्ड कप का तोहफा दिया। फुटबॉल का जादूगर कहे जाने वाले मेसी को करियर में 18 साल बिताने के बाद वर्ल्ड कप जीतने का सुख मिला। लेकिन मेसी ने इंटरनेशनल करियर शुरू करने से पहले एक बड़ी जीत हासिल की थी, ऐसी जीत जो अगर नहीं मिलती तो शायद आज इस मुकाम पर होते नहीं वो। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना के रोजारियो में जन्मे मेसी का बचपन में ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी नाम की दुर्लभ बीमारी से पाला पड़ा। एक ऐसी बीमारी जिसमें शरीर का सही तरीके से विकास नहीं हो पाता, हाइट सामान्य अनुपात में बढ़ नहीं पाती, दूसरी तरह की खामियां भी शरीर में बन जाती हैं। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिससे बच्चों की हड्डियों और दूसरे हिस्सों का विकास होता है। लेकिन 1 लाख में ऐसे 10 से 33 बदकिस्मत बच्चे भी होते हैं जिनकी बॉडी में यह हार्मोन रिलीज नहीं होता। ऐसी बीमारी के लक्षण तब दिखते हैं जब बच्चे अपनी उम्र के बच्चों की तुलना में कुछ छोटे दिखते हैं। मेसी की हाइट अभी 5 फीट 7 इंच है। ये सामान्य कहा जा सकता है, लेकिन बचपन में सामान्य ये था नहीं। बचपन से फुटबॉल के शौकीन मेसी की इस बीमारी का पता 11 साल की उम्र में चला। द एथलेटिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक डॉक्टर डिएगो वॉजस्टीन ने मेसी के परिवार को बताया कि उनकी हाइट पिछले कुछ सालों में बढ़ी नहीं है। डॉक्टर डिएगो ने ही मेसी का इलाज किया था। इसमें हर दिन उन्हें पैरों में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH का इंजेक्शन लेना पड़ता था। यह सिलसिला करीब 3 सालों तक चला। इलाज काफ़ी महंगा होता है, करीब $900 हर महीने। अभी के हिसाब से देखें तो 74,000 रुपये महीना। और यहाँ से होती है मेसी की ज़िंदगी में देश के सिस्टम की एंट्री। अर्जेंटीना के फुटबॉल क्लब नेवेल्स ओल्ड बॉयज़ ने तब मेसी में दिलचस्पी दिखा दी। मेसी के पिता उन्हें लेकर उस क्लब में गए। नेवेल्स ने मेसी को अपने पास रखा, लेकिन जितने पैसे मिल रहे थे वो काफ़ी नहीं थे। इसके बाद मेसी का परिवार 10,000 किलोमीटर दूर स्पेन के बार्सिलोना क्लब पहुंचा। बार्सिलोना क्लब मेसी के इलाज का पूरा खर्च उठाने को तैयार हो गया। इसके बाद जो हुआ सब कुछ इतिहास में दर्ज है। यहाँ आप देखिए, छोटी उम्र में एक सुपरस्टार खिलाड़ी के टैलेंट को क्लब ने पहचान लिया। उसे स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने हाथों हाथ लिया और कहानी चल निकली। सिर्फ 13 साल की उम्र में बार्सिलोना क्लब से जुड़े मेसी इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक एक इंटरव्यू में मेसी ने कहा था, मेरे लिए बार्सिलोना पहुंचना मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे ऐसा करना ही था। मुझे अपने इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत थी और सिर्फ बार्सिलोना एकमात्र क्लब था जो मदद के लिए तैयार था। इसलिए जैसे ही उन्होंने मदद की, हम वहां पहुंच गए। लड़कपन में ही बार्सिलोना से जुड़ने के बाद पिछले साल तक मेसी इसी क्लब के साथ जुड़े रहे। दोनों का साथ करीब 21 साल तक चला। मेसी ने साल 2000 में सिर्फ बार्सिलोना के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। वहीं अपने देश अर्जेंटीना के लिए मेसी कुल 171 अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेल चुके हैं। अब तक कुल जमा मैचेस उन्होंने खेले हैं 1003, 793 गोल मारे हैं, 7 बैलन डी'ओर और 1 वर्ल्ड कप। ये है लियोनेल आंद्रेस मेसी द लिटिल बॉय फ्रॉम रोजारियो। 1 साल या 5 साल नहीं, एक युग को डिफाइन करने वाला खिलाड़ी। मेसी खुदरंग हैं। मेसी के विवरण के लिए कोई भी उपमा कम है। फिलवक्त उन्हें पब्लिक GOAT यानी बकरी नहीं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कह रही है, वो वाला गोट। फील्ड तो फील्ड है। मेसी कमाई के मामले में भी मेसी हैं। इनसाइडर की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेसी की कुल नेटवर्थ $600 मिलियन यानी करीब 4,958 करोड़ रुपए के करीब है। वर्ल्ड कप जीतने पर अर्जेंटीना को मिले 348 करोड़, यानी पूरी टीम को जितने मिले, मेसी का नेटवर्थ उससे 14 गुना ज्यादा है। फोर्ब्स के मुताबिक मेसी ने पिछले साल में $75 मिलियन यानी कि 620 करोड़ रुपए की ऑन फील्ड कमाई की, मतलब फीस वाली कमाई। दुनिया के किसी भी खिलाड़ी से ज्यादा था ये। हफ्ते का लगा लें तो 6 करोड़ रुपए से थोड़ा ज़्यादा, एक दिन का 86 लाख के करीब, 1 घंटे का 7 लाख रुपए, मिनट और सेकंड का गणित आप दर्शक लगा सकते हैं। खेल के अलावा भी मेसी के कई मशहूर ब्रांड्स के प्रमोशन से मोटा पैसा उनको मिलता है, जिसकी एक लंबी लिस्ट है। मेसी की साल 2021 की ऑफ फील्ड कमाई $55 मिलियन यानी कि 455 करोड़ रुपए के करीब है। इस मामले में उनसे ऊपर केवल 2 लोग हैं, टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर और बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स।
ये कहानी आपको बताती है कि अभाव में जन्मे एक बच्चे के टैलेंट को अगर पहचान लिया जाए और वक्त पर सिस्टम से मदद मिल जाए तो वो अकेले आपके लिए दुनिया जीत सकता है। अब अर्जेंटीना से लौटकर भारत आते हैं। यहाँ के फुटबॉल सिस्टम, कल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर को समझते हैं। भारतीय फुटबॉल जहाँ है उसके वहाँ होने की कई बड़ी वजह हैं। पहली तो ये कि कोलकाता, गोवा और नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें तो फुटबॉल छोटे छोटे कस्बों का खेल बनकर रह गया लगता है। आप घर से निकलेंगे तो आपको अगर 10 गलियों में क्रिकेट खेलते बच्चे नजर आएं तो शायद एक आध गली में फुटबॉल खेलते बच्चे दिख सकते हैं, दिखेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ललन टॉप के लिए स्पोर्ट्स कवर करने वाले पुनीत लिखते हैं कि देश में फुटबॉल के मैदान बहुत कम हैं। जितने वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स हैं उन्हें छोड़ दें तो मैदान की घास देख आपको लगेगा कि यहाँ या तो बीती रात कोई बारात आई होगी या सुबह गाय भैंस यहीं चरती होगी। मोटा मोटा मैदान है ही नहीं, और अगर है तो उसका मेंटेनेंस जीरो है। अगर 200 किलोमीटर के दायरे में एक अच्छा स्टेडियम है भी तो वहां पहुंचना हर बच्चे के लिए मुमकिन नहीं होता। आधा टैलेंट आपका यहीं पे समाप्त होता है। दूसरी वजह, कितने ही ऐसे लोग हैं जो फुटबॉल सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप के दौरान देखते हैं या किसी दूसरी बड़ी इवेंट के दौरान। हो सकता है हम आपकी बात भी कर रहे हो। एक वर्ग ऐसा है जो इंग्लैंड, स्पेन, इटली, जर्मनी क्लब फुटबॉल देखता है, फॉलो करता है, पर इंडिया में फुटबॉल में क्या चल रहा है इसकी खास खबर नहीं रखता। इंडियन फुटबॉल पर गौर करने वालों की संख्या बहुत कम है और यूथ लेवल पर ध्यान देने की बात करें तो और भी कम। इंडिया की आबादी ही उसकी ताकत है और जब तक एक आम भारतीय फुटबॉल में दिलचस्पी नहीं लेगा ये हाल ऐसा ही रहेगा, क्योंकि इस गेम के डेवलपमेंट के लिए पैसे चाहिए और वो तभी आएंगे जब लोग इस खेल से जुड़ पाएंगे। इंडियन क्लब्स के सबसे बड़े मैचों में ठीक ठाक भीड़ देखने को जरूर मिलती है, पर पूरे सीजन स्टेडियम्स या तो आधे खाली दिखते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री सीट्स के जरिए उनको भरना पड़ता है। इंडियन सुपर लीग इंडिया की टॉप लीग है। ये लीग अब तक क्लोज थी, यानी 11 की 11 टीम्स ही इसमें खेलती थी। अब नया नियम बनाया गया है कि आई लीग जीतने वाली टीम को इंडियन सुपर लीग में जगह मिल जाएगी। इससे टीम्स और खेल में एक स्पर्धा देखने को मिलेगी। आई लीग को इंडियन फुटबॉल का प्री स्कूल माना जाता है। इसे आप क्रिकेट के रणजी की तरह समझ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण लेकिन जो है वो है एक शब्द का, कल्चर। ब्राजील, अर्जेंटीना और यूरोप के कई देशों में फुटबॉल जिंदगी का अंग है। स्कूल में सुबह फुटबॉल खेलने से दिन शुरू होता है। माता पिता अपने बच्चों को हर साल एक फुटबॉल और एक जर्सी तो देते ही देते हैं। हर मोहल्ले से कोई ना कोई स्टार बन चुका होता है, तो लोकल सुपर हीरोज और इंस्पिरेशंस को ढूंढना मुश्किल नहीं होता। मगर हमारे यहाँ की सच्चाई है कि 130 करोड़ लोग मिलकर के 11 टॉप प्लेयर्स खड़े कर नहीं पा रहे। ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट भारत में भरा पड़ा है, बस उसकी कद्र हम कर नहीं पा रहे। खिलाड़ी तैयार करने का सिस्टम नहीं है, तैयार हो गया तो जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है, इसलिए इंडिया का ज़्यादातर टैलेंट बर्बाद हो जाता है। जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है वो इंडिया के लिए या किसी विदेशी क्लब के लिए खेल लेता है। ऐसे हाल में वर्ल्ड कप के सपने देखना सच कहें तो किसी रेगिस्तान में मृग मरीचिका पा लेने जैसा है। सुनने में जितना कठिन लगा उससे ज़्यादा कठिन है। सुनिए इस पर इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम की खिलाड़ी डालिमा छिब्बा क्या कहती हैं। अगर इंडियन फुटबॉल की बात करी जाए, अभी देयर हैज़ बिन अ वेरी बिग चेंज इन इंडियन फुटबॉल फेडरेशन में भी एक न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आया है। उसके साथ एक नया प्लान इंडियन फुटबॉल के लिए आया है। सो आई थिंक इंडियन फुटबॉल सीम्स टू बी ऑन द राइट ट्रैक। देयर हैव बिन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन द पास्ट। जो वुमेंस टीम, अगर मैं वुमेंस टीम की बात करूँ, बिकॉज वुमेंस टीम के साथ मैं काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ, तो एटलीस्ट फॉर वुमेंस फुटबॉल देयर हैव बिन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। काफ़ी एक्सपोजर ट्रिप्स मिले हैं हमें। हमने काफ़ी वर्ल्ड कप टीम्स के अगेंस्ट मैचेस खेले हैं, कुछ ओलंपिक टीम्स के अगेंस्ट भी खेले हैं। स्वीडन में हमारी 2 ट्रिप्स रह चुके हैं। तो आई थिंक जो एक्सपोजर है वो काफ़ी अब मिल रहा है और मिलना शुरू हुआ है। तो उससे पता चलता है कि फेडरेशन कितना एफर्ट डाल रही है कि प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस मिले। इंडियन वुमेन्स लीग के लिए भी न्यू स्ट्रक्चर is in plan, is in work. So I think इंडियन वुमेन्स लीग में भी 2017 में जब शुरू हुआ था वहाँ पे 4 या 5 टीमें खेलती थी, और अब अगर देखा जाए तो 12 टीमें टॉप डिवीजन इंडियन वुमेन्स लीग में खेलती हैं। तो आई थिंक इंडियन फुटबॉल इज़ ऑन द राइट ट्रैक, बट अगेन अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबा रास्ता है अभी। देयर इज़ अ लॉट टू बी डन, देयर इज़ अ लॉट टू बी अचीव्ड, एंड आई थिंक कमिंग टाइम में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जो भी रोड मैप के साथ इंडियन फुटबॉल वट एवर रोड मैप दे विल कम अप विद, दे विल एस्टैब्लिश, आई एम श्योर कि काफ़ी कुछ आगे हमें देखने को और अचीव करने को मिलेगा।
डालिमा ने बताया कि भारतीय फुटबॉल की दुनिया में बदलाव आ रहे हैं और सुधार भी हो रहा है। कुल मिलाकर मौके मिल रहे हैं, मगर फीफा का वो मंच कब मिलेगा, शायद कोई नास्ट्राडामस या बाबा वेगा जैसा भविष्यवक्ता ही बता सकेगा। फिलहाल तो ये जवाब किसी के पास है नहीं। मार्के की बात यह है कि सिस्टम और कल्चर के इन झमेलों से जब तक मुक्ति नहीं मिलती है हम दूसरे मुल्कों में अपने हीरो तलाशने को मजबूर रहेंगे और उनकी खुशी में अपनी खुशी। वैसे भी डॉक्टर कहते हैं कि खुश रहना चाहिए चाहे जहां से मिले। फीफा जीतने वाले अर्जेंटीना को 348 करोड़ प्राइस मनी मिला। रनर अप रही फ्रांस को 248 करोड़ मिले। जिन टीमों ने भी फीफा वर्ल्ड कप खेला उन्हें कम से कम 74 करोड़ तो मिलेंगे ही। हमें भी मिला था 2011 में क्रिकेट विश्व कप जीतने पर 50 करोड़, जिसकी हमें बहुत खुशी है। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम क्रिकेट के साथ साथ बाकी खेलों की संभावनाओं पर भी ध्यान दें, वहां से आने वाली खुशी पर भी खुश हों। ये थी दिन की बड़ी खबर। अब गौर कीजिए सुर्खियों पर। पहली सुर्खी कर्नाटक विधानसभा से आई है। आज 19 दिसंबर से कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र बेलगावी के सुवर्णा विधान सौदा में शुरू हुआ। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि कर्नाटक में बेंगलुरु के अलावा बेलगावी में भी विधानसभा बनाई गई है, महाराष्ट्र की तरह, जहां शीतकालीन सत्र का आयोजन किया जाता है। आज यहां विधानसभा में सावरकर की तस्वीर का अनावरण किया गया। इसके विरोध में विपक्ष के विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने जानबूझकर सावरकर का पोर्ट्रेट विधानसभा के अंदर लगा दिया ताकि विरोध और जरूरी मुद्दों पर चर्चा न हो पाए। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया समेत विपक्ष के कई विधायकों ने इस मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें मांग की गई है कि सदन में बसवन्ना और वाल्मीकि समेत कई और महापुरुषों की तस्वीरें भी लगाई जाएं। फिलहाल सावरकर की तस्वीर पर कांग्रेस की आपत्ति पर भाजपा का जवाब भी आ गया है। इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र क्यों करने लगे, आप सुन लीजिए। क्यों बवाल कर रहे? पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में सावरकर जी का फोटो है या नहीं है? और स्वतंत्र वीर सावरकर है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आपके होंगे, आई डोंट डिनाई फॉर दैट। आपको क्या स्वतंत्र वीर सावरकर के डालने से आपको दुख होगा? किसका डालना है? सिद्धरामैया को पूछो, ये दाऊद इब्राहिम का डालना है क्या? सावरकर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में अक्सर ठनी रहती है। पिछले महीने राहुल गांधी ने भी सावरकर की माफीनामे वाली चिट्ठी दिखाकर आरोप लगा दिया था कि सावरकर ने डर की वजह से अंग्रेजों से माफी मांग ली थी। उसके बाद भी काफी विरोध हुआ था राहुल के उस बयान का। अगली सुर्खी किसानों से जुड़ी है। आरएसएस से जुड़े किसान संगठन भारतीय किसान संघ ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों की मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ दिल्ली में प्रदर्शन के लिए जुट गया है। इसमें देश के अलग अलग राज्यों से किसान पहुंचे हैं। रामलीला मैदान में हो रही इस रैली का नाम किसान गर्जना रैली रखा गया है। भारतीय किसान संघ का दावा है कि इस रैली में देश भर से लाखों किसान पहुंचे हैं। संगठन ने कहा है कि फसलों पर लाभकारी कीमत न मिलने की वजह से किसान गरीब और कर्जदार होता जा रहा है और उनके बच्चों का जीवन नरकमय हो चुका है। अब सवाल यह है कि प्रदर्शन कर रहे किसान सरकार से मांग क्या रहे हैं, बताते हैं। भारतीय किसान संघ की मांग है कि सरकार खेती में इस्तेमाल होने वाली चीजों और कृषि उत्पादों पर जीएसटी न लगाए। संगठन का कहना है कि जीएसटी कानून के अंतर्गत सभी उत्पादकों को इनपुट क्रेडिट मिलता है, लेकिन किसानों को नहीं मिलता। संगठन ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही संगठन का कहना है कि देश के सभी किसानों को रकबे यानी जमीन के आकार के आधार पर हर साल प्रति एकड़ हेक्टेयर के हिसाब से एक मुश्त राशि अनुदान के तौर पर देनी चाहिए। इसके अलावा भारतीय किसान संघ का कहना है कि सभी किसानों को फसलों की लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देना चाहिए। लाभकारी मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य की तरह देखा जा सकता है। संगठन के मुताबिक खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले खाद, बीज, डीजल और कीटनाशक के दाम बेतहाशा बढ़े हैं। एमएसपी को लेकर यह कोई पहला प्रदर्शन नहीं है। लंबे समय से कई किसान संगठन एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने की भी मांग कर रहे हैं। जब 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में एक साल लंबा आंदोलन चला था, उसका भारतीय किसान संघ ने विरोध किया था। वैसे सरकार ने लंबे आंदोलन के बाद कृषि कानूनों को वापस भी ले लिया था। आज संसद के शीतकालीन सत्र का 9वां दिन लोकसभा में समुद्री जल दस्युता रोधी विधेयक 2019 यानी एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल पास होने के नाम रहा। इसमें समुद्री डकैती और लूटपाट की रोकथाम के लिए सजा के प्रावधान है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि भारत में समुद्र में डकैती और चोरी के मामलों के लिए कोई अलग से कानून नहीं था। इस बिल के जरिए ये बिल राज्यसभा से भी पास होने के बाद भारत की समुद्री सुरक्षा में बेहतरी आ जाएगी। ये बिल भारतीय अधिकारियों को समुद्र में डकैती करने के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है। इसमें अपराध की गंभीरता के हिसाब से मृत्यु दंड से लेकर कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
फिलहाल लोकसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जब समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक 2019 पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे, इस दौरान उन्होंने तवांग सेक्टर में भारत चीन झड़प पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमें राजनीतिक आलोचना से कोई परेशानी नहीं, लेकिन हमें अपने जवानों का अपमान नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों के लिए पिटाई शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने जवानों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। हमारे जवान यांगसे में 13,000 की फीट की ऊंचाई पर खड़े होकर हमारी सीमा की रक्षा कर रहे हैं, उनका सम्मान और सराहना की जानी चाहिए। अगली सुर्खी की ओर बढ़ें उससे पहले यूपी कांग्रेस के नेता अजय राय का ये बयान सुनिए। जितनी भी फैक्ट्रियां लगी हैं, सारी फैक्ट्रियां आज बंदी के कगार। जगदीशपुर का पूरा इंडस्ट्री एरिया लगी है। लगभग जहां लोगों ने वहां बताया कि आधे से ज्यादा कल कारखाने बंद पड़े हैं। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली। यूपी के सोनभद्र में मीडिया से बातचीत कर रहे थे नेताजी। बीजेपी पर हमला बोलते बोलते अजय राय शब्दों की मर्यादा को कुछ लांघ गए। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर अजय राय भूल गए कि केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी भले ही उनके विरोधी खेमे की हों, लेकिन वो हैं तो एक महिला ही। फिलहाल स्मृति ईरानी पर दिए गए इस विवादित बयान के चलते अजय राय बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। सुनिए ब्रजेश पाठक ने क्या कहा। प्रकार की बयानबाजी लोकतंत्र में अच्छी नहीं है। जनता ने आशीर्वाद दिया है। लोकतंत्र में चुने हुए व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी करना बहुत ही निंदनीय है। स्मृति ईरानी जी पार्टी की बड़ी नेता हैं और समाज में उनकी बड़ी स्वीकार्यता। वैसे अजय राय ने यह भी कहा था अपने बयान में कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। इसका जवाब स्मृति ईरानी ने दिया है ट्विटर के माध्यम से। वो लिखती हैं, सुना है राहुल गांधी जी आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं? क्वेश्चन मार्क 3 लगाए हैं इन्होंने। आगे वो लिखती हैं, PS You and मम्मी जी नीड टू गेट योर मिसोजिनिस्टिक गूंस अ न्यू स्पीच राइटर। अगली सुर्खी गूगल फॉर इंडिया इवेंट से आई है। पिछले 8 सालों से गूगल भारत में इवेंट करा रहा है। आज यानी कि 19 दिसंबर को ये इवेंट यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम भी हुआ। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की CEO सुंदर पिचाई और IT एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव इस इवेंट में मौजूद थे। इस दौरान गूगल ने भारत से जुड़ी कई सारी योजनाओं से पर्दा भी उठाया है, जिनमें सबसे अहम है प्रोजेक्ट बिंदी और प्रोजेक्ट वाणी। ये दोनों प्रोजेक्ट क्या हैं ये भी जान लेते हैं। प्रोजेक्ट बिंदी के तहत फेयरनेस और सोशल अपीयरेंस के नाम पर होने वाले भेदभाव पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। आज भी समाज का एक बड़ा तबका लोगों को इसी तरीके से जज करता है कि उनकी स्किन का रंग कैसा है, उनकी वेशभूषा कैसी है, वो कैसे रहते हैं। गूगल समाज की इस धारणा को तोड़ने का काम करना चाहता है, ऐसा उन्होंने कहा। हालांकि अभी इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इतना साफ है कि गूगल IIT मद्रास के साथ मिलकर और AI की मदद से इस प्रोजेक्ट पर काम करेगा। ये थी सुर्खियां। अब चलते चलते आपको दिखाते हैं एक पॉजिटिव वीडियो। जी हाँ, सोमवार का दिन है, मंडे मोटिवेशन की आवश्यकता है ताकि ब्लूज दूर हो। आगे का हफ्ता आदमी पॉजिटिव रहना चाहता है। सो ये वीडियो आप देखिए। बिहार के बेगूसराय से है। साहेबपुर कमाल प्रखंड में बूढ़ी गंडक नदी की निर्मल धारा और उस पर यह पुल जो उद्घाटन से पहले ही ढह गया। हफ्ते के पहले दिन इससे ज्यादा पॉजिटिव न्यूज और क्या होती। नेता और अधिकारी जिम्मेदार नहीं हुए तो क्या, पुल ने अपने स्तर पर पूरी जिम्मेदारी का परिचय दिया है कि आम लोग इस पर चलें, उससे पहले ही अपन टूट जाएं, वरना जनहानि हो सकती है। और ऐसा ही हुआ। 18 दिसंबर को जब पुल टूटा, उस पर से कोई गाड़ी या व्यक्ति जा नहीं रहा था और ना ही नीचे नदी में कोई नाव थी। इंडिया टुडे आज तक के लिए सौरभ कुमार ने बेगूसराय से इस घटना पर रिपोर्ट भेजी है। उनके मुताबिक ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बनवाए गए इस पुल की लागत तकरीबन 14 करोड़ थी। 2016 में शुरू हुआ काम, जो 17 में पूरा होना था। लेकिन आराम से काम करते हैं, चबा चबा के तो अच्छा होता है। इस नियत से काम करते हुए 2021 खत्म हो गया। ये तुरंत शुरू भी नहीं हुआ उसके बाद, क्योंकि पुल बन गया लेकिन हवा में ही था। पुल के दोनों छोरों पर सड़क नहीं बनी थी, जिसे हम कहते हैं अप्रोच रोड। 2 महीने पहले आज से इन सड़कों का काम पूरा हुआ। विधिवत उद्घाटन का इंतजार करते करते लोग थक गए थे, तो अपने ही स्तर पे गाड़ियां आने जाने लगी। कुछ यातायात चला, लेकिन पिछले हफ्ते आ गई दरार। विभाग की टीम आई और जांच के बाद उसने पुल को असुरक्षित मानते हुए इस पर से आवागमन को बंद करवाया। इसीलिए रविवार सुबह जब पुल ढहा तब उस पर कोई मौजूद नहीं था। किस्मत वाली बात है, बेगूसराय का पुल अब हमारे बीच नहीं है। बताया जा रहा है कि जिन अधिकारियों ने इसके निर्माण की निगरानी की और फिटनेस सर्टिफिकेट दिया, उनमें से भी ज्यादातर अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। फिर भी प्रशासन जांच के बाद कार्रवाई की बात तो क्या ही रहा है। सुनिए DM साहब ने क्या कहा। 2016 में शुरू हुई थी, जिसमें पिछले सप्ताह पाया नंबर 2 और 3 के बीच में जो सेगमेंट था उसमें क्रैक प्रतिबिंबित हुआ था। तुरंत जिला प्रशासन ने इसमें सक्रियता से उसका स्थल जांच कराया था और जो विभाग के वरीय पदाधिकारी उन लोगों को भी सूचित किया था। शनिवार को विभाग की भी टीम आई थी और उसके बाद आवागमन हम लोगों ने उसमें टेम्परेरी बंद कर दिया था। ये
पिछले रविवार को इस पुल जो क्रैक था उसको फिर ढह गया है उसमें। तो इसमें जो इंजीनियरिंग चीफ और चीफ इंजीनियर और ब्रिज कंस्ट्रक्शन की जो टीम, एक्सपर्ट टीम है, वो विभाग से आके इसका मुआयना कर चुकी है। और क्यों इस तरीके की घटना हुई, क्या उसमें कोई कमी थी या उसकी कैपेसिटी में या टेक्निकल फ्लॉ, इसकी जांच हो रही है। उसके अनुसार आगे इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। ये दूसरा हफ्ता है जब बिहार में ऐसी कोई घटना हुई जिसने नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठाया है। पहले जहरीली शराब से हुई मौतें और अब उद्घाटन से ही पहले टूटा पुल। देखना होगा कि सरकार फौरी बयानों से आगे जाकर कार्रवाई करेगी या नहीं, और अगर करेगी तो उसमें सरकारी अधिकारियों और नेताओं पर कोई आंच आएगी या नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो इंसानी जिंदगी पुलों की भलमनसाहत के भरोसे ही रहेगी कि टूटे तो तब जब कोई उस पर खड़ा न हो। इसी पॉजिटिव नोट पर खत्म करते हैं आज का दिल ललन टॉप शो। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ लेते हैं विदा। शुक्रिया, शुभ रात्रि। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।